Now let's start the mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से ये समझाया गया है और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, हक्सले और हैंसन। इन्होंने 1955 के अंदर ये थ्योरी दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उन्होंने कहा था जो थिक फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। थिक स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स, यही बात उन्होंने बताई थी। अब यहाँ पे देखो, एक जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं उसको मैंने यहाँ पे फिगर में समराइज किया है। सीएनएस पहले समझ लो क्या होता है। सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन यहाँ से मसल्स पर इनरवेट होते हैं यानी मसल तक जाते हैं, उनको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। अब मोटर न्यूरॉन जिस जगह मसल से इनरवेट करते हैं, जहाँ पे जिस जंक्शन पे मीट करते हैं, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं मोटर इंड प्लेट, मोटर इंड प्लेट। यहाँ पे ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। यहाँ पे होता क्या है, सिनेप्टिक नॉब होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल्स यहाँ पे भरा होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को हम एसिटिलकोलिन बोलते हैं। एसिटिलकोलिन जो है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो एसिटिलकोलिन यानी न्यूरोट्रांसमीटर है, इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोप्लाज्म। मतलब कहने का ये है, जब सीएनएस से कोई सिग्नल भेजा जाएगा इस मोटर न्यूरॉन से, तो ये कहाँ आएगा, मसल तक आएगा, और मसल के अंदर, मसल के सार्कोप्लाज्म के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर? पहले इतनी पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वाया द मोटर न्यूरॉन। द जंक्शन बिटवीन द फाइबर्स कनेक्टेड टू द इट्स motor unit, the junction between motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junction या motor end plate। यहाँ पे जंक्शन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एसिटिलकोलिन बोलते हैं, which generates an action potential in the sarcoplasm। साइकोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल, उसको हम क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्म। आगे की कहानी सुनो। जैसे मान लेते हैं सीएनएस से कोई सिग्नल आया। अब जैसे सीएनएस से कोई सिग्नल आएगा तो ये सबसे पहले सार्कोलेमा के ऊपर, मसल की जो सबसे बाहर की लाइनिंग थी उसको क्या बोल रहे थे, सार्को, यानी मसल जो ये मेम्ब्रेन थी उसको क्या बोल रहे थे, सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा पे कोई सिग्नल आया, कोई एक्शन पोटेंशियल आया ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक एक्शन पोटेंशियल आया कि यहाँ पे क्या करना है, हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये सिग्नल लेके मसल न्यूरॉन आया, और न्यूरॉन भी कौन सा, मोटर न्यूरॉन। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा, वैसे ही यहाँ पे सार्कोप्लाज्म के अंदर जैसे ही ये सिग्नल आया, वही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको पता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल्स में। वो वहाँ पे स्टोर होता है क्या, कैल्शियम। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। वैसे ही जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वैसे तुरंत यहाँ से कैल्शियम आयन निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कैल्शियम आयन जो होंगे यहाँ से कहाँ आ गए, सार्कोप्लाज्म के अंदर। ये सार्कोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे कैल्शियम निकल के आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन होगा यहाँ बढ़ जाए। Ca+ का कंसंट्रेशन, Ca2+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जो कि अभी बहुत कम था, ना के बराबर था। तो सार्कोप्लाज्म में जैसे ही ऐसा हुआ, अब होता क्या है, आगे कहानी सुने। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बेटा, जब हम लोगों ने एक्टिन मायोसिन की बात करी थी, कि जो एक्टिन होते हैं, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। ये ट्रोपोनिन जो होते हैं, ट्रोपोनिन मास्क करके रखते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट्स थी उसको मास्क करके रखें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, यानी रिलैक्स्ड है, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से सिग्नल आया सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन, और जैसे ही कैल्शियम आयन ज़्यादा हुए, ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन से। अब ट्रोपोनिन से जैसे ही बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन ये साइट्स को छोड़ देता है। ये समझ लो कि मान लो यहाँ कैल्शियम था, जैसे ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को देखा, ये यहाँ से भाग के कैल्शियम के साथ में बाइंड कर जाता है। तो जैसे ही यहाँ से हटता है, वैसे ही ये जो साइड मास्क करके रखा था, ये ओपन हो जाती बाइंडिंग के लिए, अनमास्क हो जाती, ठीक है ना।
तो उस समय यहाँ पे अब आराम से जो मायोसिन का जो फिलामेंट था वो ईजिली यहाँ पे बाइंड कर सकता है, क्योंकि मास्क यहाँ पे मास्किंग साइट्स अब ओपन हो गई हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। तो पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की सबयूनिट से बाइंड कर जाएगा ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स बाय द मायोसिन। तो यहाँ पे ये मास्किंग जो थी वो रिमूव होके ये ओपन हो जाएगा। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं। अब होता क्या है, अब होता है ये देखो, यहाँ पे इन्होंने स्लाइडिंग जो हम लोगों ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी, उसमें क्या बताया गया है कि जो मायोसिन का जो फिलामेंट का हेड होता है, मायोसिन फिलामेंट जो है, और यहाँ पे उसका जो हेड होता था वो एक्टिन फिलामेंट से जब बाइंड करेगा तो एटीपी लगेगा, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे यूज़ होगा। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, उस एनर्जी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्रॉस ब्रिज देखो, ये इसको पकड़ा, यहाँ पे बाइंड किया, इसको आगे की तरफ धकेल के लाएगा, आगे की तरफ धकेल के लाएगा, यहाँ से जेड लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पहले यहाँ से यहाँ लाया, अब यहाँ से यहाँ लेके आ रहा है, तो देखो ये फिर से यहाँ से यहाँ लेके आ गया। अब क्या करना है हमें, ये तो स्लाइडिंग रोटेशन हो गया। अब आगे दिया है कि ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए, क्रॉस ब्रिज हम तोड़ना चाहते हैं, तो टूटने के लिए, यहाँ से क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए फिर से एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और एडीपी और फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया, एडीपी बचा। तो होगा क्या, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे बाइंड हो रहा है कौन, मायोसिन। जब एक्टिन के साथ में ब्रिज बनाता है या बाइंडिंग करता है उस समय भी हमें एटीपी चाहिए, और ये जो क्रॉस ब्रिज बन गया है इसके ब्रेकडाउन के लिए, इसकी ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तब भी हमें एटीपी चाहिए। तो पॉइंट याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज या ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज दोनों में ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, एटीपी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे फिगर में देखते हैं, एक बार फिगर में देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये है हमारे पास मायोसिन और ये है एक्टिन। तो ये समझ लो कि ये उसका हेड है, जब यहाँ से बाइंड करेगा इसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो आई बैंड ये और ये जेड लाइन मानो, ये जेड लाइन, ये जेड, दोनों पास में आ जाएंगे। ये इधर से इधर मूव हो रहा है, इधर से इधर मूव हो रहा है, तो सार्कोमियर की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी वो छोटी हो जाएगी, नहीं छोटी हो जाएगी। तो आई बैंड जो होंगे या जेड लाइन जो है वो पास पास आ जाएंगे, क्लियर, क्योंकि ये इधर से भी खींचेगा इसको और ये इधर से भी इधर खींचेगा। इसी को तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल रहे थे हम लोग। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है। यूटिलाइजिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट, जो एक्सपोज हो चुकी थी, अनमास्क हो चुकी थी, ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ क्रॉस ब्रिज बनेगा। पुश द अटैच एक्टिन मायोसिन टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, यानी एम लाइन की तरफ जो बीच में है उधर सेंटर की तरफ इसको खींचा जाएगा, ठीक है ना। ए बैंड, सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, ये देखो ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड यानी एम लाइन मान लो। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स ऑल्सो पुल्ड इनवर्स देयर बाई कॉजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो मैंने बोला कि डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो जाएगी। सार्कोमियर क्योंकि जेड लाइन पास पास हो जाएंगी तो सार्कोमियर जो अभी थी वो छोटी हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर हो जा रही है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। It is clear from the above steps that during the shortening of the muscle, contraction of I bands get reduced whereas A band retain the length। आप बताओ A band ये था जिसमें मायोसिन था, क्या इसका कभी लेंथ चेंज होगी? कभी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि ये मायोसिन, इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। लेकिन जो I band था, I band, अब I band खिसक के यहाँ आ गया, ये I band यहाँ आ गया, तो I band की लेंथ तो चेंज होगी लेकिन ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होगी, जो कि मैं पहले ही आपको ये चीज़ बताया था, एम्स वाला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। नाउ द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, ठीक है ना। तो मायोसिन एडीपी रिलीज कर देगा और पीआई रिलीज कर देगा, तो फिर से रिलैक्स स्टेट में चले जाएगा। अ न्यू एटीपी बाइंड टू क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन।
तो क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रिज के ब्रेकडाउन दोनों में ही एटीपी का यूज होगा। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड, द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन and breakage is repeated causing the further sliding. This process continues till the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic system, resulting in masking of actin filaments. This causes the return Z line back to original position, that is relaxation. कह रहा है ये रिलैक्सेशन कब होना है, कब मसल कब रिलैक्स होगी, जब कैल्शियम आयन फिर से कहाँ चले जाएंगे। देखो जब तक यहाँ कैल्शियम आयन है तब तक ये साइड्स एक्सपोज्ड हैं, और तब तक ये साइड्स एक्सपोज्ड है तब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। ये कैल्शियम आयन को फिर से कहाँ भेजना पड़ेगा, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जहाँ पे क्या होगा, अगर फिर से कैल्शियम को भेज दिया जाएगा फिर से मास्किंग ऑफ द साइड्स हो जाएगी और फिर से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये कहानी यहाँ पे दी गई, ठीक है ना। Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic respiration। समझेंगे, हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर देखो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, पायरुवेट बनता है। आप समझेंगे ये पायरुवेट बनता है। पायरुवेट बेटा अगर ऑक्सीजन है बॉडी में या ऑक्सीजन नहीं है, इन दोनों सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट से आगे की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाएंगे 38 ATP विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या होगी, तब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की बजाय ये स्विच कर जाएगी कहाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। CH3 CHOH COOH लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ एनर्जी बनती है, बहुत कम एनर्जी बनती है 2 ATP। तो ये सारा का सारा कहानी साइटोप्लाज्म में होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर लैक्टिक एसिड ऐसे ही बनता रहा तो मसल फटीग हो जाएगी, मसल थक जाएगी और साथ में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, मसल में ऐंठन आ जाएगी, मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जो कि आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू, ये कब होता है, ये विग्रेस एक्सरसाइज में होता है, जब बहुत हाई एक्सरसाइज आप करते हैं, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट था और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये repeated activation of muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glucose in them causing fatigue. Muscle contains a red color oxygen storing pigment, जैसे RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है ऐसे ही मसल के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना। वो भी क्या करता है, वो इन पिगमेंट, ये पिगमेंट्स होते हैं, ये मसल को, ये ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन को। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम मसल्स विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस। अगर मायोग्लोबिन ज़्यादा होगी, जैसे हीमोग्लोबिन कैसा आता था, रेड कलर का लाता था, ऐसे ही मायोग्लोबिन अगर ज़्यादा तो मसल कैसे दिखेगी, रेडिश दिखेगी, तो उसको रेड फाइबर्स बोलेंगे। दीज मसल ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो होता क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होगी। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स। इनको क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पॉजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ बहुत कम जिसमें मायोग्लोबिन होगी, वो रेड तो दिखेगी नहीं, वाइटिस दिखेगी, इनका पेल या फिर वाइटिस कलर होता है। दीज आर वाइट फाइबर्स बोलते हैं इनको। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है, ठीक है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया है। आप अच्छे से इसको पढ़ लें, समझ लें पूरे चैप्टर को, तो आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।